अम्मा जान, आखिर कब तक मैं कोल्हू का बैल बना रहूंगा? समझाती क्यों नहीं आप अरसल को? बिजनेस बिजनेस, आखिर ये कौन सा बिजनेस है जो वक्त खाए जा रहा है? उगल कुछ भी नहीं रहा। अरसल की पता नहीं कल कब आएगी जब मेरा मेहनत कर कर के भुरकस निकल जाएगा। साथ ने अम्मा जान के हाथ पर खर्च रखते हुए हर माँ की तरह अपनी भड़ास निकाली। क्या हो गया है साथ तुम्हें? तुम्हारा छोटा भाई है अरसल, कर तो रहा है वो कोशिश। आज अगर वो तुम्हारा दस्ते नगर है तो अल्लाह उसे ज़रूर इस काबिल करेगा कि तुम्हें भी कोई ज़रूरत पड़ी तो वो एक लम्हा भी नहीं सोचेगा मदद करने में। बस थोड़ा सब्र करो और उसे इतनी बातें न सुनाया करो। अम्मा जान ने साद को समझाने के लिए नासान अंदाज इख्तियार किया। उन्हें साद के अल्फाज और लहजा हरगिज़ अच्छे नहीं लगे थे। ओह, तो वो मेरी मदद करेगा, पहले अपनी मदद तो कर ले, यही बड़ी बात होगी। साद का अंदाज हंसी उड़ाने वाला था। अम्मा जान ने तासुफ और दुख से बड़े बेटे को देखा जो कितने छोटे दिल का मालिक था। अरसल बेटा, आज मुझे बता ही दो, आखिर कब तुम इस काबिल हो गए कि घर में कुछ खर्च दे सको? साद आखिर कब तक तन तनहा जिम्मेदारियां निभाएगा? अम्मा जान ने ऑफिस के लिए तैयार होते अरसल को आड़े हाथों लिया था। वो नहीं चाहती थी दोनों भाइयों के दरमियान खर्चे के मामले में अनबन हो। अम्मा जान प्लीज़ सिर्फ 6 माह दे दें, फिर देखिएगा पैसा ही पैसा होगा। अरसल का लहजा इल्तिजाइया था। ठीक है, सिर्फ 6 माह, याद रखना अब मज़ीद मोहलत नहीं मिलेगी। अम्मा जान ने भी सख्त लहजे में वार्निंग दी थी। वो अरसल के ससुराल वालों की वजह से भी आजकल काफ़ी परेशान थी। हमसाए में अरसल का ससुराल था। सोफिया अरसल की मोहब्बत और चाहत थी, बल्कि दोनों एक दूसरे को चाहते थे। दोनों की पसंदीदगी और मोहब्बत देखते हुए घर वालों ने उन्हें मंगनी के रिश्ते में बांध दिया था। 2 साल होने को थे इनकी मंगनी को। अरसल का कारोबार नहीं चला था, वो जूं का तूं था। अरसल की सोविया से तकरीबन हर रोज़ मुलाकात होती। वो भी अब अरसल को बातें सुनाने लगी थी। अरसल हंस हंस कर सुन लेता, लेकिन अम्मा जान को सोफिया के घर वालों के रवैये में वाज़ेह फ़र्क महसूस होने लगा था। अब तो वो ढके छुपे अल्फाज में अम्मा जान को बहुत कुछ सुना जाते थे कि उनकी बेटी को रिश्तों की कमी थोड़ी है। अम्मा जान को उनकी बातें दहला देती। कितने चाव और अरमानों से उन्होंने बेटे की मंगनी की थी, लेकिन अरसल का बिजनेस था कि वक्त ही निगले जा रहा था, कहीं ये रिश्ता भी ना निगल ले। इसी फिक्र में वो अरसल के साथ सख्त रवैया इख्तियार करने पर मजबूर हो गई। ओके अम्मा जान, मैं अब चलता हूँ और यकीन करें खुश कर दूंगा आपको। अरसल ने अम्मा जान से ज़्यादा खुद को गोया तसल्ली दी थी। वो अच्छी खासी मुश्किल में घिर चुका था। निकम्मेपन के ताने, ये सब वो किस दिल से बर्दाश्त करता था, ये सिर्फ वही जानता था या उसका रब। और रब उसे कभी नाउमीद नहीं छोड़ेगा, उसे यकीन था। अरसल और 7 भाई थे। उनकी 3 बहनें थीं जो अभी ज़ेरे तालीम थी। अब्बा बेचारे माजूर थे। अम्मा जान बहुत नेक और परहेजगार खातून थी। रब के साथ उनका ताल्लुक बहुत गहरा था। औलाद के लिए हुमा वक्त दुआओं के खजाने लुटाती रहती। साथ का भी छोटा मोटा बिजनेस था। आमदन तो अच्छी खासी हो जाती थी। वो बचत करके बिजनेस को वुसअत देना चाहता था, लेकिन घर के बढ़ते अखराजात के बायस ये मुमकिन ना था। इसीलिए वो चिड़चिड़ा भी हो जाता। एक कमाने वाला, बीवी, 3 बच्चे, फिर बहनों और माँ बाप के अलावा भाई का खर्च भी उसी पर था। वो अच्छी खासी बदलिहाजी का मुजाहरा अक्सर और बेशतर अरसल के साथ कर जाता। अरसल जवाबन जब्त का बेमिसाल मुजाहरा करता, कभी पलटकर बड़े भाई को जवाब न दिया। अरसल ने अपने दोस्त के साथ बिजनेस शुरू किया था जो ताहाल सिर्फ रकम खा रहा था। साद हर माह जब भी खर्चे की रकम अम्मा जान के हाथ पर रखता, तब अपना गुस्सा और खोलन ज़रूर उगलता। मेरे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है ये, अरसल को खुली छुट्टी दे रखी है आपने और मुझे जिम्मेदारियां निभाने में खपा रखा है। अल्फाज तो अल्फाज, लहजा भी अम्मा जान का दिल छलनी कर देता था। अगर आज अरसल तंग दस्त है तो अल्लाह उसके रिस्क में भी कुशादगी अता करेगा। आखिर दिल इतने तंग क्यों पड़ जाते हैं कि हम दूसरों के नवाले गिनने लगते हैं जैसे हम ही खिलाने वाले हों। अल्लाह अरसल के हिस्से का रिस्क भी साद को दे रहा है। साद को ये बात समझ क्यों नहीं आती? वो अरसल के लिए मजीद दुआएं करने लगती। अरसल, अम्मी अबू बहुत परेशान हैं। सोबिया अरसल के हम कदम पार की रवश पर चलती कदरे कठोर लहजे में बोली। मौसम बहुत सुहाना था, हर सू मस्त हवा केलियां करती फिर रही थी। अरसल का दिल चाहा ये सुहाना मौसम सोबिया के संग गुजारे। वो ऑफिस से जल्दी उठ गया और अपनी बाइक पर सोबिया के स्कूल जा पहुंचा। सोबिया एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी। क्यों परेशान हैं तुम्हारे अम्मी अब्बा? अरसल जान कर भी अनजान बना। तुम अच्छी तरह जानते हो अरसल,
वो क्यों परेशान है? आपकी सोबिया का लहजा सर्द था। अरसल को सोबिया के अंदाज और लहजे ने दुख पहुंचाया था। तुम उनको परेशानी से निकालती क्यों नहीं हो? तुम तो मुझे अच्छी तरह जानती हो ना। उनको यकीन दिलाओ सोबी कि एक दिन उनकी बेटी राज करेगी। अरसल ने मुस्तकबिल का हसीन टमटमाता पुरमी जुगनू सोबिया की हथेली पर रखा। सोबिया ने वो जुगनू एक लम्हे में झटके से ज़मीन पर पटक दिया। जुगनू बिलबिला उठा था। तुम और तुम्हारी खुश फहमियाँ, 2 साल हो गए हैं ये राग सुनते सुनते। तुमने मेरे सामने रोने ही रोए हैं। ना कोई गिफ्ट, ना ईद, शब बारात पर तोहफ़। तुम्हारा बिजनेस तब तरक्की करेगा जब मेरी ख्वाहिशात बूढ़ी हो जाएंगी। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकती अरसल, जो खुश फहमियों पर मबनी हो। ठीक है, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन सिर्फ मोहब्बत से पेट नहीं भरता। शादी के बाद भी क्या तुम साद भाई के सामने मेरी ज़रूरियात के लिए हाथ फैलाओगे? जहर में डूबे अल्फाज की बर्छियाँ अरसल के दिल में उतारते सोबिया ने तनफ्फर से उसे देखा। एहसासे तौहीन और ज़ब्त से अरसल का चेहरा लहू लहू हुआ। वो फटी फटी निगाहों से सोबिया का पथरीले तासरात से अटा खूबसूरत चेहरा देखे गया, जो मजीद जहर उगल रही थी। मेरे वालिदैन 2 माह के अंदर मेरी शादी कर देना चाहते हैं। है तुम्हारी औकात कि मुझे ब्याह कर ले जाओ? जहर खन लहजा अरसल के वजूद को नीलो नील कर गया। उसकी मोहब्बत मादियत परस्ती की भेंट चढ़ गई थी। वो कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कोशिश और जद्दोजहद का अरसा क्या तवील हुआ। सब रिश्ते नाते उससे आजिज आने लगे थे। क्या दौलत ही सब कुछ होती है? आज से कबल उसे अपना वजूद कभी इतना नकारा न लगा था। तब भी नहीं जब सात भाई उठते बैठते उसे निकम्मेपन के ताने देते थे, उसे मुलाजमत करने का मशवरा देते थे। वो हंसकर सह जाता, लेकिन सोबिया शायद आज उसके साथ आई ही इसलिए थी कि उसकी रूह पर घाव लगाती जाए। अम्मी अब्बू कल परसों तक रिश्ता ख़त्म करने आएंगे। मेरा बहुत अच्छी जगह से मुलाजमत पेशा बंदे का रिश्ता आया हुआ है। मेरे वालिदैन तुम्हारे कारोबार के फलने फूलने का मजीद इंतज़ार नहीं कर सकते। सोबिया रूखे लहजे में उसके वजूद पर अजियतनाक कोड़े बरसाकर उसे बेयकीन हक्का बक्का छोड़कर चली गई। वो जो उसकी मोहब्बत थी, दिन रात उसकी मोहब्बत का दम भरने वाली, उसे छोड़कर चली गई सिर्फ पैसे की खातिर। इस पल वो ऊंचा लंबा खूबसूरत मर्द ढह गया था। उसकी कम मायगी उसकी मोहब्बत छीन कर ले गई थी, लेकिन शायद वो उसकी मोहब्बत थी ही नहीं। मोहब्बत को तो सिर्फ मोहब्बत की भूख होती है, मादी चीज़ों की नहीं। सोबिया को उससे मोहब्बत थी ही नहीं। वो बिखरे रेजा रेजा वजूद को समेटने की कोशिश में हलकान पार्क के बेंच पर बैठ गया। रंग बिरंगे दिलकश फूलों और सरसब्ज दरख्तों ने मोहब्बत से इस हसीन नौजवान को देखा था, जिसके सर पर खुशकिस्मती का परिंदा मंडला रहा था। ए लो, ऐसे कैसे वो रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं? मंगनी की थी, हमने कोई मजाक नहीं किया था। अरसल ने घर जाकर टूटे बिखरे लहजे में अम्मा जान को हकीकत से आगाह किया तो वो अच्छी खासी मुश्तिल हो गई। प्लीज़ अम्मा जान, अगर सोबिया की भी मर्जी नहीं रही तो फिर इस रिश्ते का टूट जाना ही बेहतर है। अरसल ने दिल पर पत्थर रखकर फैसला सुनाया था। लाउंज में इस पल घर के सब अफराद मौजूद थे। साथ के बच्चे बड़ों के दुख से बेनियाज खेलने में मगन थे। उसका फैसला अम्मा अब्बा दोनों को रुला गया था। मेरा ख्याल है सोबिया ने ठीक फैसला किया है। एक कंगला इंसान उसे दे भी क्या सकता था। सात भाई दिल जलाने में क्यों पीछे रहते? अरसल ने दुख से सात भाई को देखा, फिर सर झुका दिया। अम्मा जान और अब्बा के दिल से बेटे की बेबसी और अजियत पर दुआ निकली, जो सीधी अर्श पर जा पहुंची थी। बेटे के पास अगर दौलत की कमी थी तो रिश्तों का पास बेइंतहा था। वो साथ की कड़वी कसीली सुनने के बावजूद कभी बड़े भाई का एहतराम नहीं भूलता था, कभी पलट कर जवाब न दिया। अम्मा अब्बा को भरपूर तवज्जो, मोहब्बत और एहतराम से नवाजता, छोटी बहनों से शफकत से पेश आता। सिर्फ दौलत की कमी सब कुछ नहीं होती, इखलाक की कमी सबसे बड़ी कमी होती है। अरसल इखलाक की दौलत से मालामाल था, तो रब उसे इस आजमाइश के बाद मालामाल क्यों ना करता, जो माँ बाप की दुआएं लेना जानता था। और फिर वक्त बदलते देर नहीं लगती। वो जो ज़ेर था ज़बर हो चुका था। अरसल यार, मुझे 15 लाख की अशद ज़रूरत है, कारोबार में रकम लगानी है। साथ ने मोहब्बत से अरसल को मुखातब किया था। ओके भाई, मैं आपको चेक लिख देता हूँ। जवाबन अरसल के लहजे में मोहब्बत व एहतराम था। अरसल का कारोबार बिल आखिर तरक्की के जीने पर चढ़ने लगा था। अब दौलत की रेल पेल थी, उसे उसकी मेहनत का समर मिल गया था। माँ बाप की दुआएं शामिल हाल थीं। अम्मा अब्बा बहनें खुश थीं तो साद अपनी बातों पर बेहद शर्मिंदा। अरसल ने घर का सारा खर्च अपने जिम्मे ले लिया था। अम्मा अब्बा को उम्रे पर भी वो भेज चुका था, अब उन्हें हज करवाना था।
سعد کے بزنس کی ترقی کے لیے ارسل اس کی بھرپور مدد کر رہا تھا۔ اب دونوں بھائیوں کے پاس شاندار گاڑیاں تھیں۔ اللہ نے 4 سال کے عرصے میں ارسل کو مالا مال کر دیا تھا۔ اب وہ اپنے گھر والوں پر دل کھول کر خرچ کر رہا تھا۔ اللہ بدلے میں اسے مزید دگنا دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بے حد پسند ہے۔ صوبیہ کی شادی کے 2 ماہ بعد ہی ارسل کے حالات بدل گئے تھے۔ ارسل کو کبھی اس کی یاد آتی تو وہ فوراً جھٹک دیتا۔ اللہ نے یقیناً اس کے حق میں بہتر ہی کیا تھا۔ ان دنوں اماں جان ارسل کے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھیں جب صوبیہ کی امی اچانک ان کے گھر آ گئیں۔ گھر کے شاندار ساز و سامان اور ان کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئیں۔ حلیمہ، کیا ارسل کا کاروبار ترقی کر گیا ہے؟ صوبیہ کی امی کے لہجے میں حسرت تھی۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہو گیا ہے ارسل پر۔ تم سناؤ، صوبیہ خوش تو ہے نا؟ اماں جان نے محبت سے استفسار کیا۔ ارے کیا بتاؤں، صوبیہ کی شادی ہوئی تو اس کے شوہر کی ملازمت چھوٹ گئی۔ آج کل لڑ کر میکے آئی ہوئی ہے، جانے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اب اسے ارسل کی قدر ہوئی ہے۔ صوبیہ کی امی نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنا مدعا بیان کیا۔ تم صوبیہ کو سمجھاؤ، گھر ایسے نہیں بستے۔ آج اس کے شوہر کی ملازمت نہیں تو کل مل جائے گی۔ صوبیہ کو اس مشکل وقت میں اپنے شوہر کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور ہاں، مجھے ذرا ارسل کے لیے لڑکی دیکھنے جانا ہے۔ برا نہ ماننا، وقت دیا ہوا ہے۔ تم بیٹھو بچیوں کے پاس، چائے پی کر جانا۔ اماں جان کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ میں بھی چلتی ہوں، اب بیٹھ کر کیا کرنا ہے؟ صوبیہ کی امی نے حسرت بھری نگاہ چہار اطراف دوڑا کر کہا تھا۔ چلو جیسے تمہاری مرضی۔ اماں جان الوداعی مصافحہ کر کے لاؤنج سے نکل گئیں۔ صوبیہ کی امی نے بھی سر آب بھر کر لاؤنج کے بیرونی دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ میں بہت شرمندہ ہوں ارسل، مجھے معاف کر دو میرے بھائی۔ بہت دل دکھانے والی باتیں کہہ جاتا تھا میں۔ سعد بھائی شرمسار لہجے میں گویا ہوئے۔ ارسل کے لیے اماں جان نے گوہر نایاب ڈھونڈا تھا۔ فلزہ بہترین اخلاق اور سلجھی شخصیت کی مالک تھی۔ فلزہ نے ارسل کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھر دیے تھے۔ دونوں میاں بیوی ہنی مون کے لیے ترکی گئے تھے۔ واپسی پر ڈھیروں قیمتی تحائف ان کے ہمراہ تھے۔ ارسل نے فردن فردن گھر کے سب افراد کو تحائف دیے۔ بھتیجوں اور بھتیجی کے لیے کھلونوں کا ڈھیر لگا دیا تو سعد بھائی اب اپنے گزشتہ رویے پر شرمسار ہو گئے اور بے ساختہ ان کے لبوں سے اس بات کا اظہار بھی ہو گیا۔ ارے بھائی، بھول جائیں سب تلخ باتیں۔ ایسی باتیں جتنی جلدی بھول جائیں اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ میں تو کب کا بھول چکا، ارسل نے جواباً محبت بھرے لہجے میں کہہ کر بڑے بھائی کو مزید شرمندگی کے سمندر میں دھکیل دیا۔ اس نے بھی گھر کی ذمہ داریاں نبھائی تھیں، لیکن جتا جتا کر جس کا اجر تو اسے کیا ملتا، الٹا دل کی تنگی بڑھنے لگی تھی۔ جب دل کی تنگی بڑھنے لگے تو رزق بھی تنگ ہونے لگتا ہے۔ اللہ جتانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سعد کو بھی بس اللہ کو خوش کرنا تھا، اپنے سے وابستہ رشتوں کا دل سے خیال رکھ کر۔ اماں ابا اپنے دونوں بیٹوں کو ہنستا مسکراتا شاد دیکھ کر خوش تھے۔ وقت نے ثابت کر دیا تھا کہ اس کا پہیہ ہمہ وقت گردش میں رہتا ہے، وہ کبھی نہیں ٹھہرتا۔ وقت کا پہیہ کبھی کسی کی ایک حالت پر قائم نہیں رہتا، اس لیے کبھی کسی کا دل نہ دکھاؤ اور نہ کبھی کسی کو کم حیثیت ہونے کا طعنہ دو اور نہ اپنے مال پر اتراؤ، کیونکہ وقت کبھی کسی پر مہربان ہوتا ہے تو کبھی کسی پر۔ یہ تو بڑے ظرف والے ہوتے ہیں جو اپنا رویہ ایک سا رکھتے ہیں، چاہے وہ زیر ہوں یا زبر۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔